हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करेंगे जो कि आपके प्रॉक्सी रहेगी डेटा सेंटर्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए और इसके साथ साथ आपके सारे सनराइज सेक्टर के लिए। तो जो कंपनी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है एक्मी सोलर होल्डिंग्स। आखिर कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है आपका एनर्जी सप्लाई के अंदर है। एनर्जी सप्लाई के अंदर जो है दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सीपीपी और दूसरा होता है आईपीपी। अब आईपीपी के अंदर जो भी कंपनी काम करती है ना, उसके जो मार्जिन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं एज कंपेयर टू वो कंपनी जो कि सीपीपी के अंदर काम करती है। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि अगेन आपके जो है सीपीपी के अंदर काम करती है और ये लोग जो है आईपीपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको ये कुछ की चीजें हैं जो कि आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो एक्मे के अंदर क्या हो रहा है, इनका मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो है ना वो आईपीपी के अंदर है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सोलर की कैपेसिटी होती है, विंड एनर्जी की कैपेसिटी होती है, जहां पे ये लोग जो है एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी बनाने के बाद, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद ये जो है आपके डिस्कॉम्स होते हैं ना, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो कंपनी जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उन्हें जो है ये लोग जाकर सेल आउट कर देते हैं और उससे जो है ये लोग पैसा बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप एक्मे के एबिटा मार्जिन देखोगे तो इनके एबिटा मार्जिन भी जो है 88 से 90% के आसपास है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ ये कंपनी और क्या कर रही है, ये लोग ऑलरेडी सीपीपी के अंदर है, अब ये लोग जो है बीईएसएस के अंदर जा रहे हैं। बीईएसएस यानी क्या? बीईएसएस मतलब आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब इसके पहले अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखें तो यहाँ पे Q1 के अंदर जो है हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली, जहां टॉप लाइन के अंदर हमें 65% की ग्रोथ देखने मिली। आपके Q4 के अंदर भी जो है हमें 65% का ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर देखने मिला। तो नंबर जो है कंपनी के बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है कंपनी को बहुत ज्यादा सॉलिड मिल रहा है, क्योंकि रीजन वही है यार कि इनके मार्जिन जो है ऑलरेडी ज्यादा है। अब किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, मास्टर क्लास के अंदर अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है ना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर क्लास के अंदर जो है ना आप स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम प्रैक्टिकल माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया है मास्टर क्लास के अंदर कि जब किसी भी कंपनी के अंदर जो है प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है ना और वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज पॉजिटिव है ना, तब हमें मार्जिन जो है कंपनी के और इंप्रूव होते हुए देखने मिलते हैं, राइट। तो यहां पे आप देखोगे तो ये एक्मे सोलर होल्डिंग जो है ना ये बीईएसएस की तरफ जा रहा है। तो बीईएसएस के अंदर इन कंपनीज के मार्जिन होते हैं ना वो और ज्यादा बेटर होते हैं। तो इसके वजह से हमें एक्मे सोलर होल्डिंग्स के जो एबिटा मार्जिन है ना वो और थोड़े बेटर होते हुए देखने मिलेंगे आगे चलकर। अब कंपनी के अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जितना ज्यादा ये लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे उतने ज्यादा कंपनी के पास जो है रेवेन्यूज आएंगे। तो इन्होंने जो है अबाउट 350 मेगावाट के आसपास प्रोजेक्ट जो है वो इंक्लूड कर दिए, जिसमें से अबाउट 50 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो विंड एनर्जी के अंदर प्रोजेक्ट्स है। इसके साथ साथ इन्हें जो है बीईएसएस के अंदर भी जो है 500 मेगावाट पर आर का जो है प्रोजेक्ट मिला हुआ है। एनएचपीसी का इन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है पीपीएस साइन करे हुए अबाउट 550 मेगावाट के लिए, और ये बीईएसएस के लिए भी जो है इन्होंने साइन करा हुआ है। इसके साथ साथ इन्हें जो है बीईएसएस के अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, जहां अगर आप देखोगे तो इन्हें 3.1 गीगावाट के आसपास का जो है बीईएसएस के अंदर ऑर्डर भी मिला हुआ है। अब कोई इन्वेस्टर वहां बैठे बैठे सोच रहा होगा कि भाई बीईएसएस होता क्या है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो बीईएसएस क्या होता है? बीईएसएस को हम बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब बीईएसएस करता क्या है, यहां अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी जो है वो आपके सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स पे आपकी सोलर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। और जब सोलर एनर्जी जनरेट होती है इन सोलर पैनल्स पे, तब कई बार ऐसा होता है कि पीक टाइम पे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है, राइट। और शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, तब तो सन होता ही नहीं है, तो सोलर एनर्जी जनरेट करना जो है टफ हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज के अंदर जो ग्रिड स्टेबिलिटी होती है ना वो नहीं होती है। तो टीडी पावर के कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर अगर आप जाकर चेकआउट करोगे तो उनके मैनेजमेंट ने बताया था कि यार आपके पोर्तुगल के अंदर और आपके यूरोप के कुछ एक दो कंट्रीज के अंदर ग्रिड स्टेबिलिटी नहीं देखने मिल रही थी, तो उसके वजह से वहां पे जो है ब्लैकआउट्स देखने मिले। तो अब किसी भी कंट्री के अंदर ब्लैकआउट देखने मिल रहा है तो गवर्नमेंट 110% चाहेंगी कि भाई यहां जो है आगे जाकर ब्लैकआउट्स ना हो, राइट। तो वहां आप देखोगे तो कंपनी ने क्या किया है,
इधर ब्लैकआउट्स प्रिवेंट करने के लिए जो है आपका गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है, तो वहाँ पे टीडी पावर के जनरेटर्स वगैरह जो है आपके टीएनडी के वैल्यू चेन के अंदर भी जो है यूज होते हैं, डेटा सेंटर के अंदर भी यूज होते हैं। तो आपका एक्मी सोलर होल्डिंग्स भी जो है मैं आपको बोलूंगा उसके लिए जो है प्रॉक्सी है आपका बीईएसएस सिस्टम जो होता है। अब हालांकि अगर आप बीईएसएस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज को जो है बीईएसएस के अंदर ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे कि जुपिटर वेगन्स भी अभी बीईएसएस के अंदर जा रहा है। बीईएसएस के अंदर एक और कंपनी है ओरायना पावर, अब ओरायना पावर भी जो है बीईएसएस के अंदर जा रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसके ऊपर जो वीडियो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कवर कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मास्टर क्लास के अंदर भी जो है हम बीईएसएस पे बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बीईएसएस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं जल्द से जल्द जो है बीईएसएस पे एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अब जो है हम थोड़ा आगे जाकर जो है हमारी एक्मे सोलर होल्डिंग्स के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां अगर आप देखोगे तो कंपनी की Q1 FY25 के अंदर कैपेसिटी थी 1340 मेगावाट। Q1 FY26 के अंदर देखोगे तो इनकी कैपेसिटी जो है 2800 के आसपास जा चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी स्प्लिट देखें तो अब कंपनी जो है पिवट कर रही है। अब पहले जो थे ये लोग सोलार के अंदर थे, मैक्सिमम इनके रेवेन्यूज कैपेसिटी सोलार के अंदर ही थी, बची हुई एफडीआरई के अंदर थी। एफडीआरई जो होता है आपका हाइब्रिड टाइप का थोड़ा होता है, तो वहां पे आपके स्टोरेज सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली यूट्यूब पे जाओगे और आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। सिंपली यूट्यूब पे जाओ, आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क वाले चैनल पे जाओ, मार्केट्स विद आयुष मर्दा पे भी जा सकते हो। यहाँ आप जाओगे तो आप सिंपली हमारे कोई भी वीडियो पे क्लिक कर दो। वीडियो पे जब आप हमारे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप पोर्टफोलियो एनालिसिस वर्कशॉप के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। इस वर्कशॉप का प्राइस एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, 1499 रखा है मैंने, जिसका मैं आगे जाकर प्राइस इंक्रीज करूंगा। तो आपको पता है मैंने जीरो टू हीरो के साथ क्या किया। तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप को मिस मत करना, रजिस्टर कर लेना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सारे सेक्टर्स के केस में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले, लॉजिस्टिक्स, ज्वेलरी, रिटेल, सब कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर जो है। और मैं जो है इस सेशन से आपको जो है अगले बुल रन के लिए रेडी करूंगा। और बॉटम सब कौन से सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है, क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है ना बहुत ज्यादा चेंज किया है इन लास्ट 6 मंथ्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैं नए पोर्टफोलियो के अंदर चांस दे रहा हूँ नई कंपनीज को। इसके साथ साथ वॉच लिस्ट भी जो है मैंने बनाकर रखी है, और मेरे पोर्टफोलियो की भी कंपनीज और पोर्टफोलियो की बाहर की भी कंपनीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। तो जरूर आना, लाइव बैठेंगे 2 नवंबर संडे को। जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना। इसका प्राइस अभी सिर्फ 1499 रखा है मैंने, इसका प्राइस मैं आगे जाकर जो है 1999 भी कर दूंगा। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, और रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपको लाइफ टाइम मिलेगी। इसके साथ साथ जीरो टू हीरो का भी मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे, तो आप जीरो टू हीरो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। जीरो टू हीरो अगर आप देख के आ रहे हो इस सेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है इस सेशन के लिए, लेकिन स्टिल जीरो टू हीरो का सेशन जो है आपको देखना ही है, क्योंकि इस सेशन के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना आपको बॉस, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो 20 आवर्स के अंदर आप सीखते हो कि यार कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, कौन से सेक्टर के अंदर किस तरीके की चेकलिस्ट होती है जो कि हमें एज इन्वेस्टर जो है देखना चाहिए, ताकि आप कोई भी सेक्टर की कंपनी को जो है एनालाइज कर पाओ, वैल्यूएशंस वगैरह जो है आप खुद कर पाओ, कौन कॉल डिकोड कर पाओ, मेगा ट्रेंड जो है आप लोग डिकोड कर पाओ, डॉट्स वगैरह जो है आप आपके दिमाग के अंदर सारे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड डेटा जो है अभी कमोडिटी है, एआई सबके पास है, सबके पास डेटा है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करते आना जो है हमें एज इन्वेस्टर पता होना चाहिए। तो जीरो टू हीरो के अंदर मैं जो है आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड किया हुआ है मैंने। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वर्कशॉप जो है जीरो टू हीरो देखना ही है। इसका जो वैल्यू है बॉस वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन भी जो है आपको सीखने मिलती है। तो हर एक चीज इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड आपको जीरो टू हीरो के अंदर सीखने मिलेगी। और मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए, कब कट करनी चाहिए, मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, और इसके साथ साथ मैंने क्या क्या एडिशंस किए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सारी लेटेस्ट चीजें सारी कंपनीज को जो है हम डिस्कस करेंगे, मिस मत करना। कोई भी इन्वॉल्व होते हैं और विंड एनर्जी वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। तो अब किसी को अगर स्टोरेज सिस्टम नहीं समझ आ रहा है बीईएसएस क्या होता है, तो कभी कभी अगर आप देखोगे तो सोलर जो है एकदम पीक पे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, तो वहां से अगर आप देखोगे तो बहुत बार जो है ये एनर्जी यूज नहीं हो पाती है। तो ये जो है आपके बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है, सेल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, और ये एनर्जी को जो है बाद में यूज किया जाता है। जैसे कि रात में अगर कभी एनर्जी का शॉर्टेज हो गया तो वो बैटरी के थ्रू जो है आपकी एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है। तो ऐसे ऑल ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो ग्रिड स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि यार ग्रिड स्टेबिलिटी नहीं बनकर आती है, क्योंकि धूप कभी स्ट्रांग आती है, कभी धूप इतनी ज्यादा आती नहीं है। मॉनसून्स के टाइम पे अगर आप देखोगे इस बार Q1 FY26 के टाइम पे तो मॉनसून जो है वो बहुत ज्यादा थे, और आपके समर्स जो थे वो इंपैक्टेड थे। तो जब आपके समर्स इंपैक्टेड हो जाते हैं ना, तब आपके बीएसएस के थ्रू जो है आपके सोलर पैनल्स के थ्रू जो है आप ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाओगे, तो वही जो है आपके बैटरी के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होगी।
तो ये कुछ रीजंस है जब बीईएसएस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और इस टाइम पे जो है बीईएसएस की नीड जो है और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉनसून आ रहा है और एनर्जी की नीड जो है हमें तब भी है, सोलर से उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, तो बैटरी से जो है सप्लाई किया जाएगा एनर्जी। ये सिंपलेस्ट मेंटल मॉडल है जो कि मैं आपको बीईएसएस को दे सकता हूँ, और हर एक सेक्टर का जो है एक बहुत सिंपल मेंटल मॉडल होता है जो कि मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, और सारे मेंटल मॉडल्स जो है सारे सेक्टर्स के हमने डिस्कस करे हुए। तो लिंक मास्टर क्लास का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो है 100x वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इनके जो पीपीएस साइन हुए ना कंपनी के, वो अबाउट 55% जो है अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी के अंदर आ रहे। फिर इसके साथ साथ Q1 FY26 के अंदर जो है कंपनी के जो है अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है कमीशन हो चुके हैं। तो 350 मेगावाट के आसपास कमीशन हो चुका है, जिसमें से 300 मेगावाट का जो है इनका सिकार के अंदर सोलर प्लांट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इनको, और आपका पोखरन के अंदर इन्हें विंड के लिए जो है एक प्लांट मिला हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो कंपनी के पास जो है अच्छे खासे ऑर्डर्स है, इन्हें बीईएसएस के अंदर भी जो है ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एज ऑफ नाउ कंपनी के अगर आप बीईएसएस से रेवेन्यूज देखोगे तो वो हमें इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने मिलते, लेकिन आगे जाकर अगर आप देखोगे तो बीईएसएस का शेयर जो है रेवेन्यू के अंदर वो इंक्रीज होते जाएगा, जिसके वजह से हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना वो भी बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब अगेन अगर हम थोड़ा आगे जाकर बात करें तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव थिंग है। जितना ज्यादा आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है उतना ज्यादा जो है आपके लिए बेटर होता है। प्लांट अवेलेबिलिटी इन कंपनीज की जो है 99.4% के आसपास है, और यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो ग्रिड अवेलेबिलिटी जो है वो हमें रिड्यूस होते हुए दिखी है थोड़ी बहुत। अब अगेन थोड़ा कैपेसिटी रोड मैप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना इन्हें अपनी कैपेसिटी स्केल करनी पड़ेगी अगर इन्हें ज्यादा रेवेन्यू कमाना है तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऑपरेशनल पोर्टफोलियो बनकर आता है कंपनी का वो 2890 मेगावाट के आसपास बनकर आ रहा है। तो यहाँ से मैनेजमेंट के 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स आ रहे, पीपीएस इन्हें मिले हुए 2100 मेगावाट के आसपास के, अगेन एलओए जो है इन्हें 1800 मेगावाट के आसपास मिले हुए। तो इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये इनकी कैपेसिटी यहां से लगभग 3x कर दे, 3.1x के आसपास बाय आपका FY30 तक। तो यह इनकी कैपेसिटी जो है 10,000 मेगावाट के आसपास पहुंच जाएगी। और इनके अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखोगे तो इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है ना वो FDRE वाले कैटेगरी के अंदर जो है सबसे ज्यादा है। अब FDRE जो है आपका हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होता है, तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके मार्जिन जो है कंपनी थोड़ा ज्यादा बना पाती है एज कंपेयर टू आपके बाकी प्रोजेक्ट्स। और BESS जो है मतलब आपके हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के अंदर ना बैटरीज वगैरह भी यूज होती है, तो FDRE वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वहां पे आपके BESS जो है वो यूज किया जाता है। तो अब कंपनी के मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स बनकर आएंगे आगे जाकर, एक FDRE के अंदर होगा और दूसरे वाले जो है वो BESS के अंदर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स होंगे। सोलर के अंदर भी ये लोग काम करेंगे, लेकिन अगेन FDRE का जो मैक्सिमम इनका जो ऑर्डर बुक है, जो कैपेसिटी है, वो जो है मैक्सिमम है FDRE के अंदर ही देखने मिलेगा। अब अगेन हम थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्मी सोलर जो है इनके कैश फ्लोज जो है अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के कैश फ्लोज देखोगे तो वो बड़े स्टेबल है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जो है अच्छा खासा बना पा रही है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है इन हाउस EPC भी करते हैं, जिनके वजह से ये अपने प्रोसेसेस जो है वो बेटर कंट्रोल कर पाते हैं, और हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स भी जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं। अगेन अगर हम बात करें तो कंपनी जो है और क्या करती है, इनकी अबाउट 290 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल है, 4000 मेगावाट के आसपास जो कैपेसिटी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से जो है धीरे धीरे ऑपरेशनलाइज होती है। वहां पे जो है कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंड वगैरह के केस में भी बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कंपनीज के लिए। तो वो जो है आपको इंडिपेंडेंटली एज इन्वेस्टर जो है वो देखना पड़ेगा। तो जब नई कैपेसिटी आएगी तो वहां पे FDRE के लिए जो आपके हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हो गए ना, वहां से कंपनी जो है अबाउट 6900 में से 49% जो है FDRE के अंदर होगी, 49% सोलर के अंदर होगी, और इनकी जो विंड की कैपेसिटी है ना वो 2% के आसपास बनेगी। और यहाँ से कंपनी क्या कर रही है, एज ऑफ नाउ जो है ये लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, अभी ये लोग स्टेट डिस्कॉम्स के साथ डील कर रहे हैं। अब स्टेट डिस्कॉम्स के साथ जब आप डील करते हो तो जो आपको कैश फ्लोस मिल रहे हैं, जो आपको रेवेन्यूज मिल रहे हैं, वो तो बहुत रिकरिंग मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जो अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर जो है ना वो आपके स्टेट डिस्कॉम्स के अंदर देखने मिलता है। तो कंपनी जो है आपके सेंट्रल अथॉरिटीज की तरफ मूव कर रही है, जहां से अगेन अगर आप देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी दिखेगी, आपके रिसीवेबल्स का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वो अगेन एक और जो है पॉजिटिव चीज हो जाएगी। तो सेंट्रल के साथ कंपनी काम करेगी तो कभी भी जो है इनके लिए बेटर होगा। तो सेंट्रल के केस में अबाउट 86% ऑफ इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो सेंट्रल ऑफ टेकर्स के थ्रू हो गए, और बचे हुए अबाउट 14% जो
है वो स्टेट ऑफ टेकर्स के थ्रू हो गए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कंपनीज के बारे में। बाकी ये जो है इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें कमिंग ईयर्स के अंदर जो है मतलब इस साल के अंदर देखने मिल सकते हैं और अगले साल के अंदर देखने मिल सकते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले जो है बिडिंग की जाती है, फिर इसके बाद जो है आपका डिस्कॉम का रिसोर्स सिलेक्शन किया जाता है। अगेन आपकी बिडिंग की जो है प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन आपका डिस्कॉम के रिक्वायरमेंट्स, फिर रिवर्स ऑक्शन होता है, फिर इन कंपनीज को जो है एलओएस दिए जाते हैं। एलओएस देने के बाद जो है पीपीए साइन होते हैं। अब पीपीए साइन होने के बाद ये लोग फंड्स रेज करते हैं कि किस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें जो है किस लेवल पे फंड्स वगैरह रेज करने। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी जो है जिस लेवल के इनके फंड्स होते हैं उस हिसाब से जो है इन्होंने जेवी बनाकर रखी है। जैसे कि आपका एक्मे ओडिशा सोलर पावर ओडिशा के लिए जो है अलग आपका जेवी बनेगा, फिर इसके साथ साथ आपका गुजरात के लिए जो है अलग जेवी बनेगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ जो है ये लोग जेवी बना लेते हैं क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है एक्मे नहीं बेयर करता है। तो गवर्नमेंट और एक्मे का जो है इसके साथ पार्टनरशिप होता है और यहाँ पे जो है उस हिसाब से चीज़ें जो है स्प्लिट होती है इसके अंदर। फिर इसके साथ साथ प्रोजेक्ट कमर्शियलाइज होता है, देन आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। अगेन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर इसके बाद जो है आपके डिस्कॉम्स को पेमेंट वगैरह किया जाता है एंड आपके आरईआई को पेमेंट किया जाता है उसके बाद, और फिर डेवलपर को पेमेंट किया जाता है। तो ये जो है एक साइकिल है। अब थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करूं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके सोलार का जो शेयर है ना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो जो है हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। तो पहले अगर आप सोलार का शेयर देखोगे FY15 में तो वो कुछ भी नहीं था, और यहां से अगर आप देखोगे तो FY25 में सोलार का जो शेयर है हमें लगभग 50% के आसपास देखने मिलता है, और आगे जाकर भी जो सोलार का शेयर है ना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो जो है इंक्रीज होता हुआ रहेगा। आज के डेट पे अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो सोलार का जो शेयर है ना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलार से ही बनती है। तो यहाँ से इंडिया के अंदर हमें जो है 24 गीगावाट के आसपास के जो है सोलार प्रोजेक्ट्स देखने मिले। 4.2 गीगावाट के आसपास की जो है हमारी विंड कैपेसिटी जा चुकी है इन FY25। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सोलार का जो रेट है ना वो भी पहले से सोलर एनर्जी का रेट रिड्यूस होता हुआ देखने मिला है हमें। एंड अगेन आपका जो सोलर एनर्जी है वो अभी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा है। जब हम सोलर एनर्जी को आपके बाकी एनर्जी सोर्सेज से कंपेयर करें तो सोलर एनर्जी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क वही बनकर आता है कि ग्रिड स्टेबिलिटी का रिस्क रहता है। बाकी ना इसके अंदर रिसोर्स पोटेंशियल का रिस्क है, लैंड अवेलेबिलिटी का भी रिस्क नहीं है, इसके अंदर आपका जनरेशन फिजिबिलिटी का भी रिस्क नहीं है। पॉलिसी सपोर्ट भी जो है आपकी सोलर को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट वो एंटी डंपिंग स्कीम्स लेके आई है नई जिसकी वजह से चाइना से आपके सोलर सेल्स जो है वो डंप नहीं हो सकते। सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है ये सोलर इंडस्ट्री के ऊपर कि कल को अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये ALMM जो कंपनी आपके गवर्नमेंट जो है लेकर आई है इन कंपनीज के लिए, कल को अगर वो गलती से भी रिमूव हो जाता है तो सोलर कंपनीज को जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। क्योंकि जो आपके चाइना के जो प्लेयर्स है ना हमारे इंडिया के अंदर एक चीज जो है जो कि 4 रुपीज के अंदर बनती है वही चीज जो है वो लोग 1 रुपीज के अंदर बना सकते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो चाइना से जो है डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर ये चीज जो है रिमूव हो गई। अब एक्मे के बारे में अगर हम बात करें तो हमें जो है 68% का CAGR का एबिटा के अंदर जो है ग्रोथ देखने मिल सकता है FY24 से FY28 तक। अगर कंपनी ने जो प्लानिंग दी हुई है ना वो जो है हमें चीजें प्ले आउट होती हुई देखने मिली। अब इसके बाद हम जो है थोड़ा सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो बॉस इंडिया के पावर सेक्टर के अंदर जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और ये ग्रोथ के रीजंस क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। एक तो आपका डेटा सेंटर जो है वो आ रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स के लिए AI के लिए जो है आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो जितना ज़्यादा आपका AI का एडॉप्शन होगा ना उतना ज़्यादा यहाँ अगर आप देखोगे तो पावर डिमांड जो है ना वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। तो आपकी जो भी कंपनी आपके पावर सेक्टर के वैल्यू चेन के अंदर काम कर रही है ना उनके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रहे हैं। और ये मैं आपको जो है X के ऊपर भी एक बहुत बड़ा और डिटेल वीडियो जो है हमने TND के ऊपर कवर किया हुआ है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ये वाला TND का वैल्यू चेन का वीडियो जाकर देखना, जहां जो है आपको पूरे TND सेक्टर के बारे में जो है आइडिया लग जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका जो डेटा सेंटर है ना उसको एनर्जी का कंजम्पशन भी जो है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई लगता है। जैसे कि आपकी जो AI क्वेरीज है ना वहाँ पे आपका 58 टाइम ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू आपका ट्रेडिशनल सोर्स।
अब इसके साथ साथ इंडिया के अंदर आपके सोलार कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो इसके वजह से भी जो है आपका कंजम्पशन जो है सोलार का वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, पावर का कंजम्पशन भी जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले हम लोग जो है कोल एनर्जी के ऊपर काम करते थे, थर्मल के ऊपर काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है गवर्नमेंट का मैक्सिमम फोकस है, तो इसके वजह से भी जो है हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है यहाँ पे। तो ये कुछ टेलविंड्स बनकर आती है ओवरऑल सेक्टर की टेलविंड्स। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला वीडियो देखना, जहां पे जो है आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। 48 मिनट्स का जो है ये वीडियो है, जहां अगेन आपको पूरा सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है ना उसके बारे में आइडिया लगेगा। फिर अगर मैं कंपनी के करंट पोर्टफोलियो की बात करूं तो आईपीपी के अंदर जो है कंपनी का मैक्सिमम पोर्टफोलियो है और सीपीपी के अंदर जो है बहुत कम है। तो सीपीपी जो है आपके कंपनी के लिए लो मार्जिन सेगमेंट है, तो यहां से आईपीपी से अबाउट कंपनी के 95% प्लस जो है रेवेन्यूज आईपीपी से आते हैं। फिर आगे जाकर जो आपका बीईएसएस का शेयर है FY25 के अंदर लेस देन 5% है, वो आगे जाकर जो है 15 to 20% के आसपास हमें देखने मिल सकता है FY26 के अंदर, और FY27 तक ये शेयर जो है वो 30-35% के आसपास जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकता है। अब अगेन अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो रेवेन्यू स्प्लिट FY26 के अंदर आपके आईपीपी से 80% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं और आपका बीईएसएस से जो है 20% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, जो कि हमें आगे जाकर जो है अगेन इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो जिस तरीके से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले, जिस तरीके से चीजें ऑपरेशनलाइज होती है, उस हिसाब से हमें चीजें देखने मिलेगी। अब कंपनी बॉस इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, सेक्टर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा है, बट एक रिस्क मैं बोलूंगा सबसे बड़ा रिस्क कंपनी के लिए ये है, वो है ऑपरेशनल रिस्क। इसके साथ साथ जो आपके सोलर के मॉड्यूल के जो प्राइस है ना, वो जितने ज्यादा रिड्यूस होते रहेंगे ना, उतने ज्यादा एक्मे सोलर होल्डिंग्स जैसी जो कंपनीज है वो बेनिफिट करेगी। तो यहां जो चीजें चल रही है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह जो गवर्नमेंट लगा चुकी है, अगर वो निकल जाएगी ना ड्यूटी, अगर सोलर इंडस्ट्री की जो इंडिया की है उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी कंपनी आपकी गवर्नमेंट, तो वहां पे आप देखोगे तो एक्मे जैसी कंपनी जो है बेनिफिट करेगी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रारियन बेट जैसा जो है बनकर आता है, क्योंकि जो आपकी सोलर कंपनीज है ना, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, गलती से भी अगर ड्यूटी निकल गई तो ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स खत्म। तो जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स आगे जाकर सेल में इंटीग्रेट नहीं होगे ना, उनके ऊपर जो है सबसे बड़ा रिस्क बनकर आएगा, क्योंकि जो सेल में इंटीग्रेट होगा उनके मार्जिन ज्यादा होंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन वहां हमें देखने मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें वहां रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगा। लेकिन जो कंपनी सिर्फ मॉड्यूल के अंदर है, उनको जो है आगे जाकर ओवर सप्लाई का रिस्क इंडिया के अंदर भी देखने मिल सकता है, और रेगुलेटरी पॉलिसी का भी रिस्क जो है इन कंपनीज को बनकर आता है। तो यही बात है एक्मे सोलर होल्डिंग्स की। अब आपको जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा। मार्जिन अगेन हम बात कर चुके हैं कि अगर आपके पैनल के प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे तो कंपनी के लिए जो है वो रिस्क होता है, और इनके मार्जिन जो है उतने ज्यादा रिड्यूस होते जाते हैं। तो अब आपको जो है एज इन्वेस्टर इस कंपनी का जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत ध्यान से देखना है, और देखना है कि किस तरीके से जो है चीजें प्ले आउट होती है। अब इनके विंड के परफॉर्मेंस के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के थ्रू, तो वो आपको देखना है। एक और रिस्क बन जाता है कि जो आपकी पीपीएज है ना, जो कंपनी बता रही है, तो कभी जो है आगे जाकर उसमें अगर साइनिंग वगैरह में डिलेज हो जाता है, कुछ ऐसे थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज के अंदर डिले हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा पीपीए का प्रोजेक्ट ही जो है वो डिले हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो है चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये कंपनी जो है मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। मैं जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पर्सनल, मैं अपना मेरा ओपिनियन दे रहा हूं, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मुझे थोड़ी सिंपलर बिजनेस मॉडल पसंद है, जहां पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, बट मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन जरूर करना चाहिए। बाकी इतना ही रखेंगे वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर देना। जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस जो है 2999 से 3499 हो जाएगा, तो इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए, आप लोग जो है मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना। एज ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और मुझे जो है एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मास्टर क्लास के अंदर जो है नहीं मिला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं तो आप जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, और सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो है नेशनल राइट बनकर आता है कि वो लोग जो है मार्केट को प्रैक्टिकली सीखे। ये जो है आप एक टाइमलेस मास्टर क्लास जो है मैंने बनाया हुआ है, जितना भी मेरा नॉलेज था मैंने जो है गैदर कर इसके अंदर पुट इन कर दिया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जो है मास्टर क्लास के लिए डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।